वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई कण एक समान चाल से यूनिफॉर्म मोशन में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। जब कोई कण कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है जिसका परिमाण v² होता है। जो त्वरण का जो परिमाण होता है v² क्या होता है? r होता है। ये अचर रहते हुए भी उसका दिशा क्या होती है? ये अचर रहते हुए इसकी दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। ये जो a = v² r है, अचर रहते हुए इसकी दिशा क्या होती है? लगातार बदलती रहती है, जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती रहती है। जो सदैव क्या होती है? वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। देख सकते हैं यहाँ पे, जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ये v है वेग, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है जिसका परिमाण v²r अचर रहते हुए उसकी दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है, जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसका जो वेग है यूनिफॉर्म होता है और जो ये क्या होता है कि जिसका जो परिमाण v²r होता है, अचर रहते हुए उसकी दिशा क्या होती है? लगातार बदलती है, जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। अतः कह सकते हैं वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से, वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल की जो दिशा होती है ये वृत्त की केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर रहती है। इस बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। माना r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, माना r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर m द्रव्यमान का कोई पिंड, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड एक समान चाल v से गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल F इक्वल होगा द्रव्यमान गुणे क्या? त्वरण। F इक्वल होगा आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान अब पिंड का क्या है? m है। मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान क्या है? आपका m है। तो m और त्वरण a है तो m a होता है, a और a = v²r है तो F इक्वल हो जाएगा mv² क्या? r इक्वल, अब v इक्वल क्या होता है? r इंटू ओमेगा होता है। r इंटू क्या होता है? ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या है? आपका कोणीय वेग है। तो लिख सकते हैं आप v इक्वल क्या? r इंटू ओमेगा, तो v² हो तो r² ओमेगा²। एक r से एक r क्या हो गया? कट गया। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? mr²। और वैसे बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। और विकेंद्र बल की जो विमा होती है, बल की जो विमा होती है m l t p-2 है, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान होता है, l क्या है? लंबाई होता है, और t क्या है? आपका समय है। तो जो अभिकेंद्र बल की जो विमा होती है m l t p-2 होती है। गाड़ी को समतल मोड़ पार करना। किसी गाड़ी को समतल मोड़ पार करना। जब कोई गाड़ी किसी समतल सड़क पर चलती हुई, जब कोई गाड़ी किसी समतल सड़क पर चलती हुई किसी मोड़ पर पहुंचती है, किसी मोड़ पर पहुंचती है तो गाड़ी की प्रवृत्ति सीधे चलते हुए मोड़ से बाहर निकल जाने की होती है। जो गाड़ी होता है इसकी प्रवृत्ति होती है मोड़ से सीधे क्या? बाहर निकल जाने की होती है। ऐसे स्थिति में क्या होता है? गाड़ी के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी के जो टायर होता है और सड़क के बीच क्या? घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो गाड़ी के की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में अर्थात मोड़ के केंद्र की ओर कार्य करता है और गाड़ी को मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और गाड़ी सुरक्षित मोड़ को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। मोड़ को क्या? पार कर जाती है। ये क्या होता है? गाड़ी के टायर और सड़क के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो इस को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो क्या करता है? गाड़ी को मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और गाड़ी सुरक्षित मोड़ को क्या कर जाती है? पार कर जाती है।
इस स्थिति में गाड़ी पर 3 बल लगते हैं। इस स्थिति में देखिए गाड़ी पे 3 बल लगते हैं, दिख रहा है मोड़ है, और हमने यहाँ अलग एक फिगर बनाया है। इस स्थिति गाड़ी पे 3 बल लगते हैं। गाड़ी का भार mg नीचे की ओर, अविलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और घर्षण बल Fs होता है। घर्षण बल क्या होता है आपका? Fs। गाड़ी का जो भार mg नीचे की ओर कार्य करता है, और अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर, और जो सड़क द्वारा आरोपित जो घर्षण बल Fs है, देख रहे हैं ये Fs है। अतः R इक्वल क्या होगा आपका? mg। R इक्वल क्या होगा? mg। क्षैतिज सड़क के लिए, क्षैतिज सड़क के लिए R इक्वल क्या हो जाएगा आपका? mg। माना मोड़ की त्रिज्या क्या है? R है, तथा गाड़ी की चाल क्या है? b है। गाड़ी की चाल क्या है? b है। माना मोड़ की त्रिज्या R तथा गाड़ी की चाल b है। मोड़ v चाल से मोड़ को पार कर रही है, तब मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल F इक्वल क्या होता है आपका? mv स्क्वायर अपन क्या R होता है। यह बल घर्षण बल से ही प्राप्त होता है। जो आपका घर्षण है, अभिकेंद्र बल है, जो अभिकेंद्र बल लग रहा है मोड़ के केंद्र की तरफ, जो अभिकेंद्र बल लगता है, यह सड़क और टायर के बीच जो घर्षण बल होता है उसी से प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं F इक्वल mv स्क्वायर अपन क्या R। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? थर्ड। सेकंड है क्या है आपका? फर्स्ट है, मानव सड़क व गाड़ी के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस है। क्या है आपका? म्यूएस है। तो एफ एस इज लेस देन आर इक्वल म्यूएस आर होगा। एफ एस इज लेस देन आर इक्वल म्यूएस आर होगा। तो एफ एस इज लेस देन आर इक्वल म्यूएस आर इक्वल क्या है आपका? एम जी है। एम जी होगा, तो अभिकेंद्र बल इज लेस देन आर इक्वल क्या हो गया? म्यूएस एम जी। अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा आपका? इज लेस देन आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका? म्यूएस एम जी, क्योंकि अभिकेंद्र बल देख रहे हैं एफ एस के क्या है? बराबर है, तो ये अभिकेंद्र बल इज लेस देन आर इक्वल क्या हो जाएगा? म्यूएस एम जी। या एम बी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल क्या? म्यूएस एम जी। तो वी इक्वल आपका हो जाएगा वी इज लेस देन आर इक्वल रूट म्यूएस आर जी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा वी इज लेस देन आर इक्वल रूट म्यूएस आर जी। समतल मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए गाड़ी की जो चाल होती है वह होती है बी मैक्स इक्वल रूट म्यूएस आर जी। अगर रूट म्यूएस आर जी से अधिक नहीं होना चाहिए। गाड़ी को मोड़ को पार करने के लिए इससे अधिक स्पीड वेग नहीं होना चाहिए। जो बी मैक्स होता है, अधिकतम जो चाल होती है, वह रूट म्यूएस आर जी होती है। यदि इससे अधिक होती है तो क्या होगी? वो मोड़ पे सीधे निकल जाएगी। मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरियों में झुकाव अथवा ढलान। देखते हैं मोड़ पर क्या होता है। जो सड़क होता है थोड़ा सा झुका होता है, मोड़ केंद्र की तरफ थोड़ा सा क्या होता है? झुका होता है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस मोड़ का केंद्र था, तो थोड़ा यहाँ झुका होता है। ऐसे ऐसे कुछ क्या होता है आपका? झुका होता है। ये कुछ ऊपर उठा होता है, जो पीछे का जो भाग होता है ऊपर कुछ उठा होता है, जैसे यह ऊंचाई तक उठा हुआ है, तो कुछ ऊपर उठा होता है। तो मोड़ पर सड़कों या रेल की पटरियों का झुकाव अथवा क्या ढलान देख रहे हैं। ये क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर ये क्या झुका हुआ है? क्षैतिज से ये मोड़ है। ये मोड़ पे एक एक गाड़ी, एक वाहन जा रही है, जिसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करता है, और इसका अभिलंब प्रतिक्रिया इस गाड़ी के लंबवत होता है। इस गाड़ी की क्या है? लंबवत है। और इस अभिलंब प्रतिक्रिया r को दो घटकों में वियोजित करने पर ये होगा आपका आर कॉस थीटा होगा, और यह होगा आपका क्या? आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा होता है, यही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल, यानी गाड़ी को मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जो आर साइन थीटा है। माना गाड़ी का द्रव्यमान नियम क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी सड़क पर आर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर बी वेग से गुजर रही है। तो इस स्थिति में तो आर कास थीटा इक्वल क्या? एम जी। इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। और आर साइन थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपन क्या? आर। आर साइन थीटा इक्वल क्या होता है? एम बी स्क्वायर अपन आर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से, तो अब देख रहे हैं आर साइन थीटा अपन आर कास थीटा इक्वल क्या? एम बी स्क्वायर आर अपन क्या है? एम जी। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? आर जी। और साइन थीटा अपन क्या? कास थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर अपन क्या हो गया? आर जी। तो वी इक्वल रूट हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा। तो वी इक्वल स्क्वायर हटेगा, देखिए इसमें आ जाएगा कड़ी में, तो रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा। यदि सड़क की चौड़ाई यक्स तथा ऊंचाई एच हो, तो टेन थीटा इक्वल दिख रहा है यहाँ पे
लेकिन मान लीजिए सड़क की चौड़ाई यक्स है तथा ऊंचाई क्या है, यच है, यानी यच मोटी है, ये ऊंचाई जो पीछे का जो हिस्सा है केंद्र की तरफ जो है, इससे यच ऊंचाई क्या है, पीछे का जो भाग है ये उठा हुआ है। तो टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, ए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो टेन थीटा इक्वल लंब बटे क्या आ जाएगा आपका आधार, यानी एच अपान एक्स, और टेन थीटा इक्वल क्या होता है वी स्क्वायर अपान क्या आर जी। तो आपका यहाँ टेन थीटा इक्वल हो जाएगा एच अपान एक्स इक्वल वी स्क्वायर अपान आर जी। इस सूत्र से पटरी का उठाव यच भी ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र से देख रहे हैं पटरी का जो उठाव है यच भी ज्ञात किया जा सकता है, अथवा यच एक्स आर तथा जी के मान ज्ञात होने पर रेल गाड़ी अथवा सड़क परिवहन की मोड़ को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए आवश्यक चाल भी ज्ञात की जा सकती है। यानी इनमें से ए और दिया हो, यानी एच एक्स आर और जी ए दिया हो, चारों मान दिए हो, तो आप गाड़ी की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। आप गाड़ी की चाल भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ढालू मोड़ को पार करने के लिए महत्तम सुरक्षित चाल। ढालू मोड़ को पार करने के लिए महत्तम सुरक्षित चाल, मानस सड़क व वाहन के टायरों के बीच घर्षण बल क्या है, एफ है। सड़क के तल के समांतर अंदर की ओर कार्य करता है, जो घर्षण बल होता है ये सड़क के तल के समांतर अंदर की ओर कार्य करता है। घर्षण बल एफ गतिमान कार के बाहर की ओर गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बाहर की ओर जो गतिमान कार है इसके बाहर की गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो घर्षण बल एफ एस होता है। घर्षण बल एफ जो होता है, घर्षण बल एफ को लंबवत घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर। घर्षण बल एफ को लंबवत घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर। यहाँ देख रहे हैं जो घर्षण बल एफ है, घर्षण बल क्या है एफ है, इसको दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर। तो ये आपका ए हो जाएगा, इसके साथ देखिए एंगल बना रहा तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ए हो जाएगा आपको क्या एफ साइन थीटा। यहाँ हमने इसका इसका फिगर हमने यहाँ अलग बनाया है। यहाँ हमने वाहन लिया, यहाँ बिना वाहन के फिगर बनाया गया है। और इसका देख रहे हैं इस जो कार का जो अवलंब प्रतिक्रिया है कार के लंबवत है, तो इस अवलंब प्रतिक्रिया आर को भी दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर। तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या आर साइन थीटा। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा देख रहे हैं, इस सेम डायरेक्शन में है। इसका इस अवलंब प्रतिक्रिया आर का दो घटक आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है, और घर्षण एफ का एफ कॉस थीटा और क्या है आपका एफ साइन थीटा। घर्षण एफ के दो घटक एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, और अवलंब प्रतिक्रिया आर के दो घटक आर साइन थीटा और क्या आर कॉस थीटा। और इस वाहन का जो भार एम जी किधर काम करता है, नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होता है, जो एम जी भार जो वाहन का जो भार एम जी है, इसको जो संतुलित करता है क्या आर कॉस थीटा। तो गतिज संतुलन की स्थिति में, गतिज क्या संतुलन की स्थिति में आर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा क्या एम जी प्लस एफ साइन थीटा। देखिए रहे एम जी और एफ साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। अब आर साइन थीटा तथा एफ कॉस थीटा, जो अविलंब प्रतिक्रिया आर के जो वियोजित घटक आर साइन थीटा है, और जो घर्षण बल एफ के वियोजित घटक है एफ कॉस थीटा है, ये दोनों मिलकर क्या इस वाहन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर। यही दोनों जो होते हैं ये दोनों ऐड होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं इस वाहन को। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान क्या आर। इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। मोड़ पार करने के लिए अधिकतम चाल के लिए, मोड़ पार करने के लिए अधिकतम चाल के लिए एफ इक्वल क्या होता है म्यू एस आर। एफ इक्वल क्या होता है म्यू एस आर। तो समीकरण एक से तो आर कास थीटा इक्वल एम जी प्लस क्या एफ की जगह हम क्या रख देंगे म्यू एस आर। क्या रख देंगे हम म्यू एस आर समीकरण एक में। आर कास थीटा इक्वल एम जी प्लस क्या एफ की जगह क्या हो जाएगा म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख रहे हैं म्यू एस आर साइन थीटा। अभी प्लस से ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आर कास थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल क्या एम जी। यहाँ पे समीकरण एक से जो एफ का जो मान है म्यू एस आर रखेंगे, फिर क्या रखेंगे म्यू एस आर, और म्यू एस आर रखने के बाद इसका पक्षांतर कर दें, ट्रांसफर कर देते इधर। तो आर कास थीटा माइनस प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल क्या एम जी। दोनों में दिख रहे हैं आर कॉमन है, तो हमने आर क्या कर लिया आपका कॉमन ले लिया, तो कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल क्या हो गया एम जी। अब इधर इंटू इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका थर्ड हो गया।
अब समीकरण 2 में एफ तथा आर के मान रखने पर, समीकरण 2 जो समीकरण 2 है इसमें एफ और आर के मान रखने पर, समीकरण 2 में एफ और क्या आर के मान रखने पर, तो देख रहे हैं समीकरण 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ के जब क्या हो जाएगा म्यू एस आर कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपन क्या हो गया आर ए स्मॉल आर है। तो दोनों में देख रहे हैं आर कॉमन है, तो आर हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू एस क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपन क्या हो गया आर। यहाँ पे हमने आर का मान रखा एम जी अपन कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कास थीटा, एम से देख रहे हैं एम कैंसिल हो गया, एम से एन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यानी वी स्क्वायर अपन आर इक्वल हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कास थीटा जी और कास थीटा माइनस म्यू एस क्या साइन थीटा, वी स्क्वायर इक्वल हो गया। अभी डिवाइड इधर क्या करेगा इंटू करेगा, यानी वी स्क्वायर इक्वल क्या आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कास थीटा साइन थीटा माइनस म्यू एस क्या साइन थीटा। अब देख रहे हैं ऊपर भी कास थीटा आप कॉमन ले लीजिए और नीचे भी कास थीटा कॉमन लेंगे, जब ऊपर कास थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन थीटा अपन कास थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यानी सिर्फ म्यू एस बचेगा, और नीचे हम कास थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कास थीटा। देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ म्यू एस बचा, यहाँ कास थीटा बाहर निकल गया तो म्यू एस साइन थीटा अपन का, और साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, तो हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस ऊपर हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस और नीचे हो जाएगा वन माइनस म्यू एस क्या टेन थीटा, तो ये स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर इक्वल है, ये क्या है आपका वी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है किस में आ जाता है रूट में, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस क्या म्यू एस अपॉन वन माइनस क्या म्यू एस टेन थीटा, ने यही किसी झुकावदार सड़क पर बाहर की ओर सुरक्षित अधिकतम क्या है चाल है, यही जो है जो मान आया है ये, यही किसी झुकावदार सड़क पर बाहर की ओर सुरक्षित अधिकतम क्या है आपका चाल है।